हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी यानी कि बाल विकास के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं और क्वेश्चन उसी चैप्टर से रिलेटेड है जो कि कल हमने पढ़ा था। पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग का जो डेवलपमेंट वाली थ्योरी है उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक, इसका श्रेय जाता है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके हिसाब से सही है? पियाजे के हिसाब से, कोहलबर्ग के, पावलाव के, स्किनर के। तो देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, मतलब कि बच्चे खुद से इन्वेंट कर रहे हैं, चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हैं। और ये इन्वेंट करने वाली जैसी चीज़ जो है, क्रिएटिविटी वाली जो चीज़ है, ये पियाजे ने कही थी कि बच्चे अपनी सोच से खुद से क्रिएट करते हैं चीज़ों को, वो अपनी समझ खुद बनाते हैं, अपनी थीसिस एक तरह से खुद बनाते हैं, अपनी एथिक्स खुद बनाते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जो है सोचने लगता है, मतलब कोई चीज़, कोई घटना उसके सामने हो रही है और उसके बारे में जब वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है? ठीक है, तो देखिए, एक संवेदी प्रेरक जो अवस्था होती है यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है, 0 से 2 ईयर की होती है। जन्म से 2 साल तक बच्चा अभी अपने सेंस का यूज कर रहा होता है, उसमें थिंकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। फिर होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 साल की होती है। इसमें भी बच्चा जो है वो आपको देख के चीज़ें करेगा, खेलेगा, आपको देख के कॉपी करेगा, अनुकरण करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगी, पर वो करेगा, उसको पता है मैं ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं पता है उसको, पर क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ उसके दिमाग में नहीं रहती है, मतलब थिंकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है उसके दिमाग में अभी। तो वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आती है थर्ड पे आपकी आती है मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है। इसमें बच्चे धीरे धीरे लॉजिकल थिंकिंग के बारे में चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे रेशियो समझने लगते हैं, स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंस करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और उसमें और भी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त थिंकिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि बच्चे जब किसी चीज़ को, उनके सामने कोई घटना हो रही है, तो जब बच्चा उसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग करने लग रहा है, तो वो कौन सी स्टेज होती है? तो वो होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, विच इज 7 to 11 ईयर। ठीक है, इसके बीच की जो स्टेज होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। सॉरी। थर्ड क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। मेंटल डेवलपमेंट की 4 स्पेशल स्टेज बताई गई है। किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा या पियाजे के द्वारा। कोहलबर्ग ने हमको दिया था मॉरल डेवलपमेंट वाली, उसमें भी 3 स्टेज इन्होंने बताए थे। और ये जो बौद्धिक विकास की 4 स्पेशल स्टेज के बारे में जिन पियाजे ने बताया है, जो कि वो 4 स्टेज जो है, जो हमने अभी ऊपर देखी है, ये वाली, ये जो 4 स्टेज है ये हमने देखी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिन पियाजे, यानी कि चौथा आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है कि पियाजे के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है? मतलब अमूर्त मतलब क्या होता है? इमेजिनरी, जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। अगर आप बच्चे से कहते हो, उसके सामने खिलौना रख दिया, बोला कि बच्चा बताओ ये कैसा दिख रहा है आपको, ये डॉल कैसी है, इसने क्या पहना है, ये इसके बाल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आप बोलते हो, तो आप बच्चे को एक तरह से मूर्त थिंकिंग यानी कि उसके सामने कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो चीज़ प्रेजेंट है उसके बारे में उसको सोचने को बोल रहे हो। और अगर आप बच्चे से बोल रहे हो, बच्चे सोचो एक शेर है, ठीक है, एक शेर है और बच्चा सोच रहा है शेर है, तो ये चीज़ जो है उसके सामने जो हो रही है, ये हो रही है इमेजिनरी थिंकिंग, मतलब वो चीज़ उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, बट आप उससे बोल रहे हो, तो आप उसको एक तरह से अमूर्त चिंतन की तरफ अग्रसर कर रहे हो, यानी कि इमेजिनरी थिंकिंग। और ये कब शुरू हो जाती है? ये होती, देखिए, सबसे पहले तो आपकी आती है जन्म से 2 वर्ष वाली, ये जो हमने सेंसरी मोटर, इसमें तो बिल्कुल नहीं होता है। फिर आपकी आती है प्री ऑपरेशनल, इसमें भी नहीं होती है ये चीज़। मूर्त संक्रियात्मक में इसमें क्या होता है कि बच्चा सामने जो चीज़ रखी है उसके बारे में सोच पाता है। ठीक है, तो ये स्टेज जो होती है वो होती है, ये स्टेज जो आपकी होती है ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जब बच्चा जो है आपका अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में जो है तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, तो ये होती है आपकी सेकेंड। ठीक है, सेकेंड स्टेज आपकी जो होती है, ये सेकेंड वाला जो आंसर है ये सही है।
ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, क्वेश्चन पॉज करके खुद से जरूर सॉल्व करिएगा एक बार। अच्छा देखिए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समझते हुए उसमें बल देते हैं? सामाजिक यानी कि सोशल, नैतिक, मॉरल, या फिर हेरिडिटरी, या फिर फिजिकल। तो वाइगोत्स्की हम जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी इनकी बहुत फेमस है, और उसमें ये बताते हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट में सामाजिक पक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी सोशल जो फैक्टर होते हैं उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो इन्होंने बल दिया है किस चीज़ पे? फर्स्ट वाले पे, यानी कि सोशल फैक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चरणों के अनुसार जो संवेदी प्रेरक स्टेज होती है, सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है, वो निम्न में से किन के साथ संबंधित है? किस स्टेटमेंट के साथ ये संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार। क्या एक 0 से 2 साल का जो बच्चा है वो सामाजिक मुद्दों को समझ रहा है, या उसकी अनुकरण और उसकी जो मेमोरी है, उसका जो मेंटल एक तरह से उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो चीज़, या फिर तार्किक रूप से समस्या समाधान? 0 से 2 साल का बच्चा क्या तार्किक समस्याओं का समाधान करने के योग्य है, या फिर विकल्प के निर्वचन और विश्लेषण, मतलब उसके सामने कुछ ऑप्शन है, उसमें वो चीज़ों को चूज कर रहा है, फिर उसको एनालाइज करने की उसके अंदर योग्यता है? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, बच्चा 0 से 2 साल का बच्चा जो है उसको सामाजिक मुद्दों से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, वो क्या ही सोच पाएगा उस एज में। वो थोड़ा बहुत अपने सेंस से काम कर रहा है, ये चीज़ें उसके अंदर भी हो रही हैं। ठीक, तार्किक रूप तो बहुत दूर की बात है, वो अभी थिंकिंग की तरफ है ही नहीं अभी उसमें, उस वे में वो आपको देख के कॉपी वगैरह करेगा, वो चीज़ अलग चीज़ है। ठीक है, फिर है आपकी विकल्पों के निर्वचन। कोई मतलब ही नहीं है इसमें, क्या ऑप्शन बच्चे को आप देंगे इस एज में? इसमें वो क्या वो कुछ एनालाइज इस एज में वो कुछ नहीं कर सकता अभी ये सारी चीज़ें। हाँ, वो चीज़ों को देख के करेगा, थोड़ा बहुत उसके माइंड में मेमोरी में रहेंगी चीज़ें, और उसके दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ स्कीमा बना रहेगा कि ये चीज़ मैंने देखी है। जैसे अगर आप पहली बार उसके सामने जाओगे तो बच्चा चिल्लाएगा, या फिर रोएगा, या फिर कुछ अलग ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसने कभी आपको देखा नहीं है। जब आप धीरे धीरे उसके फेमिलियर हो जाओगे तो वो आपको देख के बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा, यानी कि उसने दिमाग में अपने स्कीमा में अपने फीड कर लिया कि भैया ये मेरे जान पहचान का आदमी है, या फिर ये मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, वो आपको अब देख के कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि वो अपने माइंड में चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा और एक तरह से प्रोग्रामिंग कर सकता है अपने दिमाग में। पर ऐसा कुछ नहीं कि वो अब चूज करने लगा या विश्लेषण करने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग क्या कहते हैं नैतिक मूल्यों के विकास के बारे में? कैसे व्यवहार किया जाए, इस पर कठोर निर्देश देके शिक्षक बच्चों के अंदर जो है मॉरल डेवलपमेंट कर सकता है, या फिर धार्मिक शिक्षा को महत्व देके, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो शिक्षक क्या करके जो है बच्चों को जो है नैतिक मूल्य का उनके अंदर विकास। देखिए, आप बच्चों को कठोर निर्देश तो बिल्कुल नहीं देंगे, आप कुछ भी करेंगे ये बिल्कुल मना कर दिया कि आपको बच्चे से रूडली पेश आना है या फिर डंडा उठाना है, ये सब चीज़ें एकदम बैन है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। फिर धार्मिक शिक्षा, क्यों सिर्फ धार्मिक शिक्षा? आप हर तरह की शिक्षा को आप प्रमोट करोगे ना, आप केवल एक चीज़ के बारे में थोड़ी ना सोचोगे, तो ये भी गलत हो जाता है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, चलिए ठीक है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम बच्चे को खुद ही उसको ऐसा हम इस वे में ले जाएं कि बच्चे खुद ही सोचे अच्छा इसमें ऐसा क्या होना चाहिए। आप जब बच्चों को एक तरह से इंटरेक्ट करोगे अपने साथ, ऐसे मुद्दों में ऐसी एक्टिविटीज़ कराओगे उनके साथ कि वो चीज़ों को खुद ही देखे कि ऐसा क्या हो रहा है। जैसे हम कहानियाँ सुनाते हैं जिसमें मॉरल एजुकेशन टाइप की कहानी होती है, लास्ट में हम बोलते हैं कि हमने इससे ये सीखा, तो उसमें बच्चों को हम इनडायरेक्टली बताते हैं कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए जो कि गलत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके हम बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास उनके अंदर कर सकते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है। ठीक है, कभी कभी आप सीटेट के एग्ज़ाम में देखोगे तो कुछ 1-2 ऑप्शन ऐसे होंगे बिल्कुल सही लगेंगे, तो आपको थोड़ा सा सारे ऑप्शन को आप गो थ्रू करिए, फिर आप देखिए इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन है, क्योंकि 1-2 ऑप्शन एकदम लगता है यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या फिर बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी जो IQ है
उनके आईक्यू से कम होती है। अच्छा, मतलब ऐसे कोई अगर तेज बच्चा है जिसकी आईक्यू ज़्यादा है तो उसको ऐसे बच्चों के साथ रह के सीखना चाहिए जिनकी आईक्यू कम है, इसका कहने का मतलब ये है। या फिर सहयोगात्मक समस्या समाधान करके, मतलब आप गेट टुगेदर करके उनसे हेल्प करके उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को आप देखें कि बच्चा इस चीज़ में कुशल है तो हम उसको वही फील्ड का चीज़ देंगे, वही फील्ड का काम देंगे। पहली बात तो आप समावेशी शिक्षा को आप प्रमोट करोगे, ठीक है। आप हर बच्चे के अंदर हर तरह की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो आप बच्चे को ऐसा नहीं कि पर्सनली अगर उसको मैथ के सवाल आते हैं तो आप उसको ईवीएस के क्वेश्चन नहीं दोगे, नहीं, आप बच्चे को हर तरह से दत्त करना आपका काम है कि आप बच्चे को हर तरह से हर क्षेत्र में आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। हम बोलते हैं कि जो बच्चा बहुत तेज है तो उसको हम उसके लेवल के हिसाब से थोड़ा ऐसा क्वेश्चन दें जिसमें वो फंसा इन द सेंस उसमें और वो इम्प्रूव करे, उसकी आईक्यू और बढ़े, और जिनकी आईक्यू थोड़ी कम है उनको उसके बराबर की क्वेश्चन दें ताकि वो वहाँ तक रीच कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा वाले को कम वाले के साथ बिठा देंगे, नहीं। अच्छा, ये कठिन सवालों को उनकी सहायता न करना, ऐसा बिल्कुल वाइगोत्स्की के सिद्धांत में नहीं कहा गया। इन्होंने स्कैप फोल्डिंग की बात की है जिसमें सहायता करने को खास प्रेशलाइज करके चीज़ें बताई गई हैं कि बच्चे एक लिमिट के बाद जब किसी से हेल्प लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। तो इनका सबसे बेस्ट जो इनके सिद्धांत का वो है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, कि बच्चा अगर अटक रहा है किसी चीज़ में तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, न कि उसे और कठिन सवाल या फिर और चीज़ें करनी चाहिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका, सेकंड लास्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में वे किसी एक सिचुएशन के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें, मतलब कोई एक पोजीशन है उसकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की वो देख सके, उसको समझ सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद यानी डिबेट करने के अवसर उपलब्ध कराती है ताकि बच्चे चीज़ों को समझें। वाइगोत्स्की के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे, अच्छा क्या करेंगे, और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। मतलब कि कोई टीचर है वो अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ा रही है ताकि कोई एक पॉइंट है तो उसके डिफरेंट पहलुओं को बच्चे जान सके, और इसके लिए बीच बीच में वो उनसे डिबेट कराती रहती है, बीच बीच में रुक के, ताकि बच्चे जो है उस चीज़ को समझ सके। तो हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ने के बाद चीज़ों को देखें तो शिक्षिका क्या कराने की कोशिश कर रही है, तर्कसंगत निर्माण, आत्मसात या फिर संक्रियाकरण। तो शिक्षिका यहाँ पे क्या चीज़ कराने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, शिक्षिका यहाँ पे चीज़ों को, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं उसमें बच्चों से जब डिबेट वगैरह कराया जा रहा है वहाँ पे, तो एक तरह से उनसे आत्मसात कराने की वो कोशिश कर रही है, एसिमिलेट करने की कोशिश कर रही है। यानी कि वो चाह रही है कि बच्चे अगर कोई नई चीज़ जान रहे हैं तो वो जो उनके पास अपनी खुद की नॉलेज स्कीमा जो उनके दिमाग में है उस चीज़ के उस स्पेशल चीज़ के बारे में वो जो भी नॉलेज जानते हैं, तो जो नई नॉलेज उनको मिल रही है वो उसको जो है अपने अंदर उसको एक्सेप्ट करें, आत्मसात करें, एसिमिलेट करें, ठीक है। तो शिक्षिका का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। शिक्षिका ये चाहती है कि बच्चे किसी एक ही पॉइंट के कई पहलुओं को जाने और उन सभी पहलुओं को वो एक्सेप्ट करें, अपने अंदर आत्मसात करें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसात करना, ठीक। सेकेंड आंसर, लास्ट क्वेश्चन है कि सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। अच्छा, हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया इसने, और जब उसे दाल चावल दिया जाता है तो वह दाल और चावल को मिलाकर खाने लगती है, ठीक है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है ना। तो अब मान लीजिए पहले उसने दाल चावल उसको खाना सिखाया गया है, अब सीता को जब भी दाल चावल दिया जाता है वो फटाफट मिलाकर उनको खा लेती है। तो यहाँ पे सीता ने अपने अंदर क्या चीज़ कर ली है, क्या उसको स्वीकार किया है, अंगीकार मतलब एक्सेप्ट करना होता है, या फिर उसको समायोजित किया है, या उसको समुचित किया है, या फिर अनुकूलित किया है। एक बात बताइए, आपको जब कुछ भी खाने को दिया, मान लीजिए आपको चाय पीने को दिया गया, आप फटाफट चाय पीने लगे, ठीक है। आप क्यों पीने लगे, आप क्यों नहीं सोच रहे ये गर्म है, ये मेरा मुंह जल सकता है, क्यों? क्योंकि आप इसके साथ बहुत कंफर्ट है, आप इसके साथ ऑलरेडी अनुकूलित हो चुके हैं,
जब आप किसी नई चीज़ से मिलते हैं, जब आपको कुछ नई चीज़ मिलती है तो आप पहले सोचते समझते, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर आत्मसात करते हैं, अपने नॉलेज में फीड करते हैं कि नहीं भैया ये मुझे कोई हार्म नहीं करने वाला है। फिर आप उसको जो है करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो भी कहें, ठीक है। बट जब आप उसके आदी हो जाते हैं, मतलब आदी इन द सेंस जब आप उसके साथ मतलब फेमिलियर हो जाते हैं, चाय पीना आपका रोज का काम है, तो आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा, आप 5 मिनट फटाफट से पी के निकल लेंगे, यानी आप उसके साथ अनुकूलित हो चुके हो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अनुकूल, यानी कि सीता जो है दाल चावल को हाथ से मिलाकर खाने में अब अनुकूलित हो चुकी है, ठीक। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को पॉज कर करके सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।